Um, let's start with chemical kinetics का chapter. बेटा केमिकल काइनेटिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन के रेट की, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की. सो रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी को केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है. Now the main thing is, what is rate of reaction? The rate of reaction is basically the change in concentration of reactant or product in a unit time. और ये जो change in concentration है, ये with respect to reactant भी देखी जाती है, with respect to product भी. So change in concentration of reactant or product per unit time is called rate of reaction. So अगर मैं मैथमेटिकली इसको देखूं तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि रेट इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन को शॉर्ट कर दिया हमने ओवर टाइम टेकन. ऑलराइट, हम सब जानते हैं कि रेट कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लें. हम सब जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट है वो मोल पर डीएम क्यूब है, और टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है. तो अगर यहां से रेट की यूनिट फाइंड आउट करवाई जाएगी तो वो हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स. ओके बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की वजह से ना केमिकल रिएक्शंस 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. So chemical reactions with respect to rate of reaction are of 3 types. The first one is slow reaction. The second one is moderate. And the third one is fast reaction.
स्लो रिएक्शन है, उसके लिए हम एग्जांपल आपको दे सकते हैं रस्टिंग, because rusting is a very slow process. जो मॉडरेट रिएक्शन होता है उसमें हम स्टेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर जिसको हम ऑर्गेनिक में कहते हैं। एंड गाइस फास्ट रिएक्शंस तो बहुत सारे हैं। फॉर इंस्टेंस कंबस्शन रिएक्शन है आपके पास, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन है, कंबस्शन ऑफ मीथेन है, कंबस्शन ऑफ अल्कोहल है। देन आपके पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आप कैटाइंस और एनाइंस को टेस्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और एल्कली आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। यहां लिख देते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, इनिशियल इंफॉर्मेशन होगी। नाउ द नेक्स्ट इज collision by molecular theory. Collision by molecular theory. According to this theory, molecules जो हैं वो केमिकल रिएक्शन करने के लिए आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन भी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो, और जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनके पास एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन विद अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो रिएक्टेंट्स, हेलो, so collision by molecular theory says केमिकल रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें विद अ राइट ओरिएंटेशन। राइट ओरिएंटेशन किसे कहते हैं, मैं भी नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल शेयर करूंगा आपके साथ कि मॉलिक्यूल्स collide with each other, molecules react together in a right orientation, and obviously molecule must contain certain minimum amount of energy. Okay, and that certain minimum amount of energy is called activation energy.
सो मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी हो, वो आपस में कोलाइड करें राइट ओरिएंटेशन से, तो वो एक सक्सेसफुल केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, प्रॉब्लम ये है कि हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। कोलिजन भी दो तरह के होते हैं। Collisions are of two types. The first one is called effective collision. इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं? जाहिर सी बात है, अगर मॉलिक्यूल्स के पास सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो फिर इफेक्टिव कोलिजन होगा, और अगर नहीं है तो फिर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। और जब इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता तो उनको कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इफ मॉलिक्यूल must have certain amount of energy then effective collision takes place. Next, ineffective collision, यानी सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास ना हो। If molecule must not contain certain amount of energy then collision becomes ineffective. Then collision becomes ineffective, and so reaction cannot take place. RXN का मतलब reaction cannot takes place. So जब भी इफेक्टिव कोलिजन होगा, मॉलिक्यूल के पास सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और जब सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। और अगर इनइफेक्टिव कोलिजन है तो फिर रिएक्शन नहीं होगा, मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और बाउंस बैक हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी इलस्ट्रेशन भी दे देता हूँ इससे रिलेटेड। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को हम शेड कर देते हैं इस कलर से, और इस मॉलिक्यूल को हम शेड कर देते हैं इस कलर से, राइट? ठीक है जी। तो अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो लेट्स सपोज प्रोडक्ट इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। आप कह सकते हैं कि हाफ रीजन जो है वो येलो
और हाफ रीजन जो है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये आपके रिएक्टेंट्स थे। इन रिएक्टेंट्स के पास सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, जिसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन हुआ। और जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तो बेसिकली ये एक सक्सेसफुल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट ये क्या मिलेंगे आपको, प्रोडक्ट्स। ओके, मान लीजिए कि आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, एंड ऑब्वियसली ये रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्शन करेंगे, लेट सपोज इसको हम शो कर देते हैं स्मॉल इक्वल से, इसको शो कर देते हैं हमें स्मॉल, इसको हम शो कर देते हैं इससे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन इन रिएक्टेंट्स के पास सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है। तो जब सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इनइफेक्टिव कोलिजन होगा इनके दरमियान। इनइफेक्टिव कोलिजन की वजह से ये रिएक्टेंट्स सक्सेसफुल केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। यानी ये दोनों के दोनों एक दूसरे को बाउंस बैक कर देंगे और एज इट इज रहेंगे। ठीक है, यानी ये एज इट इज रहेगा बाउंस बैक होने के बाद, और ये भी एज इट इज रहेगा बाउंस बैक होने के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये बता सकते हैं कि अनसक्सेसफुल रिएक्शन होगा अनसक्सेसफुल रिएक्शन reaction cannot takes place। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एक टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, हम भी यूज करेंगे, एग्जामिनर भी यूज कर सकते हैं। उस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। पता होना चाहिए कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इन अ यूनिट टाइम इफेक्टिव कोलिजन जितने भी होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। So number of effective collision in a unit time is called collision frequency। In a unit time is called collision frequency। तो हम इस टर्मिनोलॉजी को अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अच्छा आप सब जानते हैं कि रिएक्शंस हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हम सब जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक रिएक्शन लेते हैं, उस रिएक्शन में हम X को रिएक्शन करवा लेते हैं YZ से, एंड ऑब्वियसली
ये x और ये y आपस में रिएक्शन करके एक्स वाई बनाएंगे, यानी ये आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी और यहाँ से z रिमूव हो जाएगा, राइट। तो ये टेक्निकली आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट, और ये टेक्निकली आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। ठीक। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड देन 70। y एक्सिस के ऊपर क्या है हमारे पास, एनर्जी, और x एक्सिस के ऊपर क्या है हमारे पास, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जिसको हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो आपके पास एनर्जी है इसकी यूनिट होगी किलो जूल्स पर मोल। ठीक। ये आपके रिएक्टेंट्स की एनर्जी आ गई 30, यानी आप समझ लीजिए ये है x प्लस वाई जी, एंड ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी आप समझ लीजिए हम यहां रखते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और प्रोडक्ट में आपके पास क्या था, एक्स वाई एंड जी। सो ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। आप जानते हैं किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसकी एडजस्ट करूं तो वो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आ गई। अब गाइस इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अम, सबसे पहली चीज कि भाई आप यहां से यहां तक आपके पास है, माय बैड, एक्टिवेशन एनर्जी। सही है, दिस इज गोइंग टू बी योर एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरी बात, ये जो टॉप पीक है आपके पास इस स्केच की, ये जो टॉप है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, दिस टॉप पीक इज बेसिकली द ट्रांजिशन स्टेट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मैंने ऑर्गेनिक में बताया ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जिसमें पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग हो, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हो, तो इसका मतलब एक्स और वाई के दरमियान पार्शियल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, जबकि वाई और जेड के दरमियान पार्शियल बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। सही है, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं आपको कि ये क्या है आपके पास, बॉन्ड ब्रेक, बल्कि आप याद रखिएगा इसको, स्पेस नहीं है मेरे पास, ये पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग है और ये पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन है और ये पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके, ये याद रखिएगा। तो ये एरिया, ये रीजन हमेशा क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। और याद रखिएगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होती है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम।
इसकी एनर्जी जो है वो इन दोनों से ज्यादा है। ये भी लिख देते हैं आपको। सब्सटेंस which has greater energy as compared to reactant and product is activated complex or transition state। ठीक है, ओके। लेट्स सपोज आई नीड टू फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। तो अगर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमिन करनी होगी तो जो हाईएस्ट एनर्जी है वो लूंगा मैं, विच इज 60 समथिंग, लेट्स सपोज 65, और ये एनर्जी कितनी है 30। तो 65 minus 30 is basically 35. So 35 kilojoule per mole is the activation energy for this reaction. That's how you can find out the activation energy for reactions। ठीक है, ये याद रखना, ये जो हाईएस्ट एनर्जी होगी उसको इनिशियल एनर्जी यानी रिएक्टेंट की एनर्जी से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट डेल्टा एच। अगर मुझे कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए, तो अगर डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं एग्जामिनर, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, राइट। प्रोडक्ट की एनर्जी गाइस आपको कितनी मिल रही है यहाँ से 10, और रिएक्टेंट की कितनी है 30। तो हम इस दोनों वैल्यूज को प्लग इन कर देते हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट की 10 है, रिएक्टेंट की 30 है, तो यहाँ से डेल्टा एच आपके पास कितना आ जाएगा -20 किलोजूल्स पर मोल। सो ये आपकी डेल्टा एच की वैल्यू हो गई। ठीक है, और डेल्टा एच आपके पास हो जाएगा -20 किलोजूल्स पर मोल। और आप याद रखिएगा कि तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का एरो हमेशा डाउनवर्ड होता है। ये सारी चीजें हमने एनर्जेटिक्स में एक्सप्लेन की हुई हैं आपको ऑलराइट। ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। जिस तरह से हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डील किया, हम बिल्कुल इसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी डील करेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लेते हैं। y एक्सिस ये हो गया हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड देन 70। ठीक है, और ये y एक्सिस पे हमारे पास एनर्जी है, और एनर्जी की जो यूनिट है वो किलोजूल्स पर मोल है। x एक्सिस के ऊपर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जिसको हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो लेट्स सपोज ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, हम यहाँ लिख देते हैं रिएक्टेंट्स। एंड ऑब्वियसली बेटा प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा
ये रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट हो। ठीक है बेटे, ऑब्वियसली यहां से लेकर यहां तक आपकी क्या हो जाएगी अब, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, सो अगर मुझे, एंड ऑब्वियसली यहां से यहां तक क्या होगा बेटा आपका, डेल्टा एच, so that's your delta H। ठीक है, लेट मी फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ एक्टिवेशन एनर्जी एंड डेल्टा एच। तो अगर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा हो, तो जाहिर सी बात है मैं हाईएस्ट एनर्जी लूंगा विच इज 70, इनिशियल वैल्यू है माय 30, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी आपके पास प्लस 50 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये 70 हो गया, ऑलराइट, तकरीबन तकरीबन, और ये 30 हो गया, तो आपके पास प्लस 20 किलो जूल पर मोल हो गया। अब अगर मुझे डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, ये याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैलकुलेशन का, आपसे पूछ सकते हैं, वो कैलकुलेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो कहें कि डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको दिया, एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50, और रिएक्टेंट की वैल्यू हमारे पास 30, सो इट्स गोइंग टू बी डेल्टा एच आर इक्वल्स टू प्लस 20 किलो जूल्स पर मोल। ऑलराइट, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपसे कैलकुलेशन करवा सकते हैं वो इस तरह से। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, उसको मैंने शो नहीं किया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमेशा होता है, ट्रांजिशन स्टेट हमेशा होती है, लेकिन एक बात नोट करें, एक्टिवेशन एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन की ज्यादा है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, व्हिच इज व्हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर मच बेटर देन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यही वजह है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो बहुत क्विकली हो जाते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस थोड़ा सा टाइम लेते हैं कंप्लीट होने में। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें मैंने रिएक्शंस हर चीज कवर करके दिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर,